हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, दैट मीन्स एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि बात करें तो इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो इसमें पहला था 27 जुलाई को, दूसरा था 28 जुलाई को, तीसरा था 29 जुलाई को और चौथा था हमारा 30 जुलाई को। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 29 जुलाई को। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। यह दिवस बाघ और उनके प्राकृतिक परिवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे बात की जा रही है कि मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुई फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री यानी कि ब्रिटिश ग्रांड प्री 2020 खिताब जीता है, किस देश के हैं? तो इसमें पहला है हमारा अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है स्पेन और चौथा है हमारा फ्रांस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। उसके बाद यदि हम इसके व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में संपन्न हुई फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री। ठीक है। इसका भी नाम आपको याद रखना है, क्या थी? फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री। और वो कौन थे? मर्सिडीज रेसर यानी कि बात करें लुइस हैमिल्टन। ठीक है। और कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन के हैं। उसके बाद आता है कि उन्होंने दूसरे स्थान पर रहे रेड बुल के मैक्स वेर्स्टप्पेन से 6 सेकंड कम समय लिया। फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 13वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि बात करें तो आईपीएल। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि जब हम बोलते हैं कि आईपीएल चल रहा है अभी, ठीक है, तो इंडिया का आईपीएल चल रहा है यानी कि आईपीएल का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है। तो कौन सा चल रहा है? 13वां 2020 का आयोजन किया जाएगा। ये कहाँ पे आयोजन किया जाना है? तो यहाँ पे है पहला इंग्लैंड में, दूसरा श्रीलंका में, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में और चौथा है हमारा बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह आईपीएल का 13वां संस्करण है जिसका आयोजन यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय औषध महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई ने पुणे के भारतीय सीरम संस्थान को कोविड-19 वैक्सीन के मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। इस वैक्सीन का नाम है, तो यहाँ पे हमारा पहला है कोवैक्सीन, दूसरा है कोवी शील्ड और तीसरा है हमारा जैकोब डी और चौथा है हमारा कोरोनिल। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोवी शील्ड। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय औषध महानियंत्रक यानी कि बात करें तो डीसीजीआई ने पुणे के भारतीय सीरम संस्थान को कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। ये वैक्सीन ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका ने विकसित की है। ठीक है। तो ये वैक्सीन जो हमारी है कोविशील्ड, उसको विकसित किसने की है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एस्ट्राजेनेका ने विकसित की है। और यहाँ पे है सीरम संस्थान। ठीक है। तो कहाँ पे दिया जा रहा है? पुणे के भारतीय सीरम संस्थान में। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है। और किसकी वैक्सीन है? यह कोविड-19 की है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने महिला विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। ये प्रतियोगिता आयोजित किया जाना है। तो यहाँ पे पहला है जापान में,
दूसरा है थाईलैंड में, तीसरा है मलेशिया में, चौथा है चीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। ठीक है। उसके बाद यदि हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत ने महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। ये फैसला कोविड-19 महामारी के कारण तैयारी की कमी और यात्रा की अनिश्चितताओं के कारण किया गया है। भारतीय स्क्वैश रैकेट महासंघ यानी कि SRFI ने यह फैसला खिलाड़ियों से परामर्श के बाद 3 अगस्त को लिया। महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 प्रतियोगिता 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर आयोजित होना है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित समाचार हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है? ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से संबंधित समाचार हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है? हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है कि राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है प्रस्तावित राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा केवल 1, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 1 और 3, चौथा है हमारा 1, 2 और 3। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 1 और 2। यहाँ पे बात करें यानी कि राम मंदिर निर्माण का आधारशिला जो शिलान्यास है वो कब की गई है, मतलब इसकी भूमि पूजन की बात करें 5 अगस्त को मोदी जी की अध्यक्षता में की गई। ठीक है। मोदी जी के द्वारा ही की गई है 5 अगस्त को। और आप सबने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज में भी आपने देखा होगा। देन उसके बाद क्या है जो ये बनने वाला है। ठीक है। संभावित है कि कितनी ऊंचाई तक बनेगा, तो 161 फीट इसकी ऊंचाई है। बट यहाँ पे जो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्माण का कार्य सौंपा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो क्या बताया जा रहा है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर, ठीक है, वहाँ पे राज्य सरकार दिया हुआ है यानी उत्तर प्रदेश की सरकार तो राज्य सरकार। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर विवादित स्थान को मंदिर के निर्माण के लिए देने को कहा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे पहला है 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 5 अगस्त को या कि 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस जो है वो हमारा 6 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यह प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और जापान में शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जापान के हिरोशिमा पर इसी दिन में परमाणु बम गिराया गया था। इसे मानव इतिहास में काला दिन भी कहा जाता है। ठीक है। इसे दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया इस तबाही से कुछ सीख ले। यानी कि जापान के हिरोशिमा और आपने एक नाम और सुना होगा नागासाकी का। ठीक है। इसके जस्ट 2-3 दिन बाद ही यानी आई थिंक 9 तारीख को, ठीक है, तो वहाँ पे क्या गिराया जाता है? नागासाकी करके एक परमाणु बम गिराया जाता है। पहले हिरोशिमा बम गिराया जाता है, उसके बाद क्या गिराया जाता है? नागासाकी, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बोले तो पूरा का पूरा सब कुछ वहाँ पे नष्ट हो चुका था। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आरबीआई की हाल ही में संपन्न हुई चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि नहीं पूछा है कि कौन सा सत्य सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला है नीति रेपो दर 4.50 है और इसमें दूसरा है हमारा कि प्रत्यावर्तनीय रेपो दर कितना है? 3.65% है। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि बैंक दर जो है वो 4.25% है। ठीक है। तो इसमें पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि नीति रेपो दर 4
4.50% नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करते हैं कि जब उतना नहीं होगा तो फिर कितना होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बैठक में आरबीआई ने रेपो दर को 4% और बैंक दर को 4.25% और अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर जो मार्च 2020 में 5.8% थी, वह जून में अंतरिम अनुमानों के अनुसार 6.1% हो गई थी, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो करंट अफेयर के ही रहते हैं, ठीक है। जो भी करंट अपडेट रहता है वही पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, इसलिए ये जितना डाटा है आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना किया गया है 4%, और जो भी हमारा रेपो दर था वो 4% ही है। बैंक दर 4.25% की गई है, ठीक है, यानी अपरिवर्तित रखा गया है। आरबीआई गवर्नर, आपके लिए क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर अभी हाल फिलहाल में कौन है। उसके बाद हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की दर जो मार्च 2020 में कितनी थी, 5.8% थी, वह जून के अंतरिम अनुमानों के अनुसार कितनी हो जाएगी, 6.1% हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यानी कि बात करें तो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। तो इसमें पहला 3 अगस्त को, दूसरा 5 अगस्त को, तीसरा 7 अगस्त को और चौथा हमारा 9 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 अगस्त को। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय को बढ़ाना और उनके गौरव में वृद्धि करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि WBW मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा हमारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में, अगस्त के पहले सप्ताह में और अगस्त के दूसरे सप्ताह में या कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में। तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त के पहले सप्ताह में, यानी 1 से 7 अगस्त तक, ठीक है। तो इसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि WBW मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्तनपान को प्रोत्साहन तथा समर्थन देना है, ठीक है। जितने भी मैंने कई बार बताया आपको कि जितने भी डे होते हैं हर एक का कोई ना कोई पर्पज होता है, ठीक है, कि ये क्यों मनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, स्तनपान को प्रोत्साहन तथा समर्थन देना है। स्तनपान बच्चे के जीवन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण व कम लागत वाला प्रयास है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के 6 महीने बाद 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG ने हाल ही में शपथ ली है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला है गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का 14वां CAG नियुक्त किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कि किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। तो शायद आप में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया था, बट आज यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है, केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2 और 3, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल और केवल 1 और 3। उसके बाद यहाँ पे आप समझो कैसे 1 और 3 होगा। अभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया वहाँ से और इनको क्या बनाया गया है, देश का
14वां सीएजी, यानी कि मैंने बताया था कि जो कैग का पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13वें पद जो 13वें कैग थे उन्होंने इस्तीफा दिया। 14वां जो सीएजी बने वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये बिल्कुल राइट हुआ। उसके बाद बात करें तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई थी। ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ नहीं दिलाते, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। ये एमपीपीएससी 2016-17 का आई थिंक क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे पूछा गया था पॉलिटी में कि संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है या उल्लेख है। वहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स दिए हुए थे जिनमें 148 राइट था, ठीक है। यानी कि संविधान में हमारे अनुच्छेद 148 में बात की गई है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है, यानी सीएजी का पद होगा। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हुआ। देन उसके बाद इनको शपथ कौन दिलाता? दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ। 14वें कौन है सीएजी? तो वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद व्याख्या में थोड़ा सा हम समझते हैं कि शपथ आखिर इनको कौन दिलाता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीएजी का कार्यकाल 6 से 65 वर्ष का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो 6 वर्ष या कि 65 वर्ष की आयु जो भी पहले की अवधि के लिए होता है, ठीक है। यानी कि उनकी जैसे वो पद ग्रहण करते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे भी वो पद ग्रहण किए, ठीक है, तो यदि उनकी 62 साल के हैं और 3 साल में ही 65 साल हो जाते हैं तो फिर वहाँ से उनको क्या है, इस्तीफा देना पड़ेगा। और यदि वो 62 साल के नहीं भी होते, मतलब 65 साल के नहीं होते हैं, 62 साल में ही 61 साल में ही उनका 6 वर्ष पूरा हो जाता है तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे, मतलब ये है, ठीक है। जैसे अब गिरीश चंद्र मुर्मू जी सपोज यहाँ पे 63-60 के अभी हैं प्रेजेंट टाइम में जब वो पद ग्रहण कर रहे हैं। अब 2 साल बाद वो क्या हो गए जाएंगे, 65 वर्ष के हो जाएंगे। तो वहाँ पे उनको फिर क्या किया जाएगा, उनका मतलब जो भी है प्रोसेस उनको फिर हटा दिया जाएगा और दूसरे फिर नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष हो गए या कि 65 वर्ष। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुद्रा विनिमय यानी कि अदला बदली समझौता किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा श्रीलंका होगा, ठीक है। उसके बाद इसके सॉरी यहाँ पे ये अभ्यास प्रश्न था लेकिन आज आपको बता दिया, सो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि जो ये है मुद्रा विनिमय का श्रीलंका होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक नया तैयार हो रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो मालदीव है उसकी कैपिटल क्या है, देन उसके अभी प्रेजेंट टाइम में पीएम और जो भी राष्ट्रपति हैं वो कौन है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि ये जितना मैंने समझाया वो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा या समझ में आ रहा है, ठीक है।